कि इस समय ईरान के सुप्रीम लीडर अल खमनेई की मौत हो चुकी है और इन्हें मारने की जिम्मेदारी इजराइल और अमेरिका ने ली है। कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने उन्हें, ये वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, कि ट्रंप को कहा कि मार दो। इस प्रकार से ईरान की जो सरकारी न्यूज एजेंसीज हैं, उन्होंने बड़े ही दुख के साथ इस बात को पूरे देश को संबोधित करते हुए सूचित किया, पुतिन कब मुंह खोलेंगे या फिर अगला नंबर पुतिन का। ईरानी मीडिया ने, तस्नीम और फार्स समाचार ने, ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अल खमनेई के निधन की पुष्टि की है। जब स्टेट मीडिया ने अपनी तरफ से ये खबरें देना शुरू किया, उसके बाद हमने आप तक ये सूचना प्रेषित की थी। कुछ इस प्रकार से ईरान की जो सरकारी न्यूज एजेंसीज हैं, उन्होंने बड़े ही दुख के साथ इस बात को पूरे देश को संबोधित करते हुए सूचित किया। कई ऐसे हालात देखने को मिले जहां पर पत्रकार इस खबर को सुनाते हुए रोने लगे। ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनली वाकई में अटैच हों, ये इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि बहुत सी ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर लोग रियल में इस बात से दुखी हैं कि उनके सुप्रीम लीडर मर गए। ये जो ईरान के एक मस्जिद के अंदर जुटी भीड़ है, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद का दर्जा देने के लिए इकट्ठी हुई है, ये कोई सरकारी भीड़ नहीं है। इससे दो बात स्पष्ट होती हैं कि ईरान में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो खमनेई को नहीं चाह रहे, जो प्रो अमेरिका हैं, लेकिन एक वो भी हैं जो लगातार खमनेई को अपने धर्म के सुप्रीम लीडर के रूप में देखते हैं, जो ये चाहते हैं कि ईरान धर्म के रास्ते चले, इस्लाम की बातों को माने, कट्टर इस्लामिक बनकर के राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाए। इन लोगों की भीड़ से यह बात स्पष्ट है कि ईरान में एक प्रॉपर डिवाइड है। लोग दोनों तरह से, जहां खुश होने वाले लोग भी हैं, तो वहां दुख होने वाले लोग भी हैं, और इन्हें दुख होने के लिए किसी ने चाबी नहीं भरी होगी कि तुम्हें कैमरे के सामने परफॉर्म करना है। ये नेचुरली जो लोग दुख में हैं, उनकी वीडियोस और तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। यहां पर ये लोग सरकारी लोग नहीं हैं, मस्जिदों में जुट जुट करके अगर ये अपने लीडर के प्रति शोक व्यक्त कर रहे हैं, तो यह दर्शाता है कि खमनेई एक लोकप्रिय नेता थे, और उन लोकप्रिय नेता का ही कारण था कि अमेरिका उन पर कार्रवाई करने से डरता रहा। अभी भी अमेरिका को इससे संतुष्टि नहीं मिलेगी। कारण यह है कि अभी खमनेई मरे हैं, खमनेई के विचार नहीं। ऐसे में खमनेई के ही विचारों से प्रेरित लोग अमेरिका के लिए उतनी ही बड़ी थ्रेट बनकर रहेंगे, भले ही उन्हें कोई चेहरा ना मिले। ये कोई आतंकवादी नहीं थे। मतलब आतंकवादी के रूप में आपने किसी, जैसे एक ड्रग स्मगलर को मार दिया तो उसका पूरा पूरा गेम खत्म हो गया, यहां वैसा नहीं था। वो एक लीडर थे, तो लीडर के प्रति लोकप्रियता थी। भारत के अंदर जो ईरान की एम्बेसी है, उसने अपना झंडा आधा झुका दिया है। इंटरनेशनली ईरान अपने अपना लीडर मानता था। ऐसे में अगर एक लीडर की मौत होती है और उसकी लोकप्रियता इस लेवल की कि लोग इतने दुख में पीड़ित हैं, ये बहुत सारे संदेश देती है कि इसका रिटेलिएटरी एक्शन हो सकता है कि आज एक चेहरे के रूप में ना हो, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि ये कोई और रूप धारण कर ले। वेनेजुएला में मादुरो के लिए इस तरह का दुख नहीं देखा गया था। यह अपने आप में बड़ा कंपैरेटिव है कि सीरिया में बशर अल असद के लिए इतना बड़ा दुख नहीं देखा गया। मादुरो हटने पर कोई भी वेनेजुएला के अंदर प्रतिक्रिया नहीं हुई, लोग खुशी से नाचने लगे, बाजार दौड़ने लगे। खमनेई के लिए जो सीन अभी भी दिख रहा है वो ये है कि भले ही आपने खमनेई मारे हों, उनको चाहने वाले, उनके विचारक आज भी उनके पीछे खड़े हैं। ऐसे में इन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद का दर्जा देकर वहां पर एक लगभग 40 दिन का अवकाश घोषित किया गया है, राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। तमाम प्रकार की चीजें यहां पर अनाउंस हुई हैं। तो खमनेई के हैंडल से कुरान की आयतों के साथ उन्हें शहीद का दर्जा देते हुए और धर्म के नाम पर शहीद होते हुए व्यक्ति बताया गया। प्रॉपर तरीके से यह बात निकल कर आती है। अब सवाल आता है कि पहले तो ये खमनेई इतने बड़े कैसे बने, हालांकि कई बार हमने इस पर सेशन किया, लेकिन एक ब्रीफ इंट्रो जान लेंगे। और दूसरा, इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि ये पूरी घटना कैसे हुई। देखिए, ब्रीफ जानकारी सिर्फ इतनी है कि जो खमनेई है ना, ये पहले वाले ईरान में, पहले वाला ईरान मतलब जब 1979 में इन्होंने सत्ता में पार्टिसिपेट किया, उससे पहले वाले ईरान में बहुत ज्यादा प्रो अमेरिकन फीचर हुआ करते थे। यानी कि लोग पूरी तरह से अमेरिका प्रेमी, यहाँ के जो पहलवी जो शासन हुआ करता था, वो पूरी तरह से, जिसके जिनके रजा पहलवी आज भी अमेरिका बैठ करके वहां से भाषण दे रहे हैं, वो पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के साथ हुआ करते थे। अमेरिका के कारण पर्शियन जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय होता था। लोग यहाँ के फैशन को बहुत प्रमोट माना, मतलब बहुत लेवल का माना करते थे। लेबनान का बैरूत और ये दोनों कल्चरल सिटी के रूप में फेमस थे। ईरान बहुत फेमस था, तेहरान बहुत फेमस था कि यहाँ पर लोग बहुत मॉडर्न ख्यालातों के हैं। लेकिन इन्होंने जब सत्ता संभाली तो अमेरिका के खिलाफ और धर्म के साथ चलते हुए कि नहीं, हमें ईरान को इस्लाम की राह पर चलाना है। ये शिया मुसलमान थे, तो शियाओं के लिए जो भी नियम है हम उनको ध्यान में रखते हुए ईरान को आगे लेते हुए चलेंगे। 1979 में ये ईरान के अंदर इस्लामिक क्रांति लाते हैं और नई इस्लामिक सरकार बना देते हैं। ये इनके कुछ उस समय की तस्वीरें हैं जब ये यंग हुआ करते थे, प्रोटेस्ट के दौरान खुद एक मौलवी परिवार में पैदा हुए थे और मौलवी की तरह ही खुद को रखते थे और अपने आप को बिल्कुल वैसे ही लीडर के रूप में इन्होंने पेश भी किया हुआ था। 1981 में इनके खिलाफ एक बम साजिश भी हुई जिसमें ये बच निकले थे। फिर धीरे धीरे सत्ता परिवर्तन होते गए, पहले राष्ट्रपति बने और फिर ये सुप्रीम लीडर तक पहुंच गए। ऐसे में इनकी मौत के बाद दूसरा उत्तराधिकारी पहले से बना हुआ है, जिसमें बहुत ज्यादा संभावनाएं इनके बेटे की है, जिसे उत्तराधिकारी के रूप में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, इन्होंने सुप्रीम लीडर पद को ईरान में सरकारों से ऊपर स्थापित कर दिया था। अमेरिका इसी वजह से ईरान को डेमोक्रेटिक नहीं मानता था। ईरान में
एक सुप्रीम लीडर है लेकिन वो हटेगा नहीं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे ब्रिटेन के अंदर एक राजा है, राजा के साथ में प्रधानमंत्री काम करता है। जैसे ब्रिटेन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, ऐसे ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर के साथ में सरकार है। तो ईरान ने अपने लिए सुप्रीम लीडर को एज ए राजा बनाकर रखा कि यही हमारा सब डिसाइड करेंगे। बाकी जितने मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उन सब में पहले से ही राजशाही चलती है। सुप्रीम लीडर का जो कंसेप्ट है वो ईरान में था, जो कि धर्म का रक्षक और धर्म का मानने वाला व्यक्ति था। तो ईरान के इन्हीं सुप्रीम लीडर की अब मौत जो हुई है उसके बारे में जानकारी बताते हैं। ये दोनों खेला कर रहे थे, नेतन्याहू और ट्रंप दोनों मिलकर के लगातार हमले कर रहे थे। इजराइल ईरान पर लगातार बहुत से शहरों पर एयर स्ट्राइक किया जा रहा था। बदले में ईरान इजराइल के ऊपर मिसाइलें दाग रहा था। लेकिन एज एक्सपेक्टेड ईरान ने अपनी जो मिसाइलें चलाई वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकाने और अमेरिका के जो सिंपैथाइजर्स हैं उन देशों पर मिसाइलें चलाई। हमने कल आपको यह जानकारी दी थी, बहरीन पर हमले की जानकारी दी थी। रात होते होते दुबई में हमलों की सूचनाएं आने लगी। दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा के पास एक ड्रोन गिरने की खबर आई, फेयरमाउंट होटल के पास बम धमाके की खबर निकल कर आई, बहुत सारी जगह पर इस जॉर्डन में हमलों की खबर निकल कर आई, कतर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला हुआ। ऐसी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर चलने लगी जो कि यह दिखा रही थी कि ईरान ने अमेरिका से बदला लेने के लिए अपने ही गल्फ के अंदर बसे हुए जो मिडिल ईस्ट कंट्री थे उन्हें एक एक करके टारगेट करना शुरू कर दिया था। और इसी टारगेट के चलते मिडिल ईस्ट के देश धीरे धीरे इस माहौल में चले गए थे कि अब इन्हें खत्म कर दिया जाना चाहिए। ये वही मिडिल ईस्ट के देश हैं जो अमेरिका को लगातार कई बार से मना कर रहे थे कि सर हमला मत करिएगा। अब जब खुद पर हमला होता हुआ देखा तब ये सब लोग उल्टे कर गए। बहरीन पर हमला होते हुए तस्वीरें निकली, कुवैत एयरपोर्ट पर निकली, आबू धाबी, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, सब जगह मिसाइल हमले दिखाई दिए। दुबई की मशहूर इमारत जो बुर्ज खलीफा है उसके पास भी धमाके ड्रोन की खबर सुनने में आई। इसी प्रकार से यहां पर आप देखें तो एक लग्जरी होटल फेयरमाउंट है उसके पास भी हमलों की खबर निकल कर आई। बुर्ज खलीफा को खाली करा लिया गया, बत्तियां बुझा दी गई। इस प्रकार से दुबई के अंदर, जो मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि आने वाले समय में ईरान कुछ और नहीं करेगा, वो दुबई को टारगेट करेगा क्योंकि वो वर्ल्ड की इकोनॉमिक कैपिटल बनता चला जा रहा है। लोगों के अंदर एक भय का माहौल पैदा कर देगा जिससे दुबई जब हारने लगेगा, पीछे हटने लगेगा, तो अमेरिका खुद युद्ध से पीछे हट जाएगा। वो सारे बात जो आप और हम लंबे समय से कर रहे थे वो यहां पर होती हुई दिखाई दी। हमने कई बार आपसे कहा था कि ईरान को पता है कि उसे किसे मारना है, वो अमेरिका को नहीं, अमेरिका के चाहने वालों को मारेगा, तो अमेरिका खुद पीछे हटेगा। वही सब हुआ और उसने सब जगह पर हमले गलती से करने शुरू किए। इन सभी के बीच में सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं वो यूएई के राजा से बात करते हैं, राष्ट्राध्यक्ष से बात करते हैं कि भैया ये तो बहुत हो रहा है, हमने बोल दिया कि हम अपने एयरबेस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे तुम पर हमले में, फिर भी हम पर हमला कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट देशों ने ईरान से यह बात की थी कि देखिए जब आप पर कोई कार्रवाई होगी तो हम अपने एयर बेसिस को यूज नहीं होने देंगे आप पर हमले में, ये हम आश्वस्त करते हैं। इसी के चलते अमेरिका इजराइल से हमले कर रहा है, पर्शियन गल्फ से हमले कर रहा है। इन मिडिल ईस्ट देशों से उसने एक भी फाइट नहीं चलाई अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, ठीक है। ऐसे में जब इन देशों को बचा दिया तो इन देशों ने कहा यार हमने कुछ खाया पिया नहीं फिर भी ग्लास तोड़ दिया हमारा, ये क्या मतलब है। ऐसे में इनका आपसी एक संवाद स्थापित होता है और ये लगातार बातचीत करते हैं अमेरिका के साथ। टाइमलाइन निकल कर आती है कि इन हमलों में इन सबके बीच जो पैनिक क्रिएट हुआ, बस उसी पैनिक ने अमेरिका को मोटिवेशन दिया, इजराइल को गो अहेड का ऑर्डर दिया कि चलो मार दो। इजराइल, मैं अक्सर कहता हूं कि वो एक एक्सटेंडेड अमेरिका है, वो फैसले करता है कि किसके साथ क्या करना है। इधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर शाम तक कहते रहे कोई किसी को नुकसान नहीं हुआ है, सब सुरक्षित है, जब तक शाम को खबर आने लगी थी कि ईरान के रक्षा मंत्री मारे जा चुके हैं। लेकिन इनके विदेश मंत्री आकर के टीवी इंटरव्यूज में कह रहे थे कि एक दो टॉप लीडर्स के मारे जाने से कोई आंदोलन खत्म नहीं हो जाएगा, युद्ध खत्म नहीं हो जाएगा। लेकिन रात होती गई, नेतन्याहू का सक्रिय मोड सामने आता गया। सक्रिय मोड सामने आया, 9 बजे नेतन्याहू ने अपनी तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत की। बोले सर अब लोकेशन लॉक है, बताओ क्या करना है। देखिए यहां पर एक बड़ी बात थी, अमेरिका इजराइल के थ्रू हमले तो जरूर करवा रहा था, लेकिन अमेरिका मिडिल ईस्ट के देशों से लगातार पहले सहमति ले रहा था कि अगर आप कहो तो हमले करेंगे। और अभी वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट कह रही है कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने उन्हें, ये वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, कि ट्रंप को कहा कि मार दो, क्योंकि उन्हें जब खुद पर आती दिखी, अमेरिका की हमेशा से यह आदत रही है, इजराइल से पहले उन्होंने कतर पर गोला गिरवाया, फिर कतर सारे मुस्लिम देशों को लेकर अमेरिका पहुंचा कि सर गाजा को लेकर शांति कर लो। इनका तरीका होता है, एक से थप्पड़ मरवाते हैं, दूसरे से प्यार करवाते हैं। तो नेतन्याहू फोन किए कि सर इस तरह से स्थिति तैयार है, लोकेशन लॉक है, खमनेई अपने परिवार के साथ और अपने 40 बड़े लोगों के साथ एक जगह पर बैठे हैं, उन्हें यह विश्वास है कि हम उन्हें नहीं मारेंगे, आप इजाजत दे तो मार दें। ट्रंप ने कहा कि स्थिति को पहले चेक करने दो, इन लोगों का क्या कहना है जिन पर गोले गिर रहे हैं, इनकी हालत खराब थी। ये सब लोग तुरंत सहमति दे दिए कि सर मार दो। बस यहीं से ही काम शुरू होता है। कैरोलिना लेविट निकल के आती है कि ट्रंप निकल चुके हैं। देखिए 9:09 की खबर है, नेतन्याहू सूचना देते हैं, फिर स्पोक पर्सन अमेरिका की वो कहती है कि ट्रंप निकल चुके हैं मारे लागो के लिए, सिचुएशन रूम में ट्रंप पहुंच चुके हैं। ये खबर रात 1:30-2 बजे की आती है। सिचुएशन रूम अमेरिका का वो रूम है जहां से इन्होंने, जब मादुरो को उठाया था तब भी अमेरिकी राष्ट्रपति यहीं बैठे थे, ये अपने सारे टॉप ऑफिशियल्स के साथ बैठकर यहीं से ही ऑर्डर देते हैं। सिचुएशन रूम अमेरिका के लिए कभी अपन जानकारी लाएंगे आपके लिए। तो इस प्रकार से ये सिचुएशन रूम में पहुंचते हैं, इनको सारी ब्रीफिंग दी जाना शुरू होती है कि सर इजराइल को आप बस गो अहेड दे दो, वो तैयार लगा के लॉक करके बैठा है मारने के लिए, ठीक है। इधर जेडी वेंस तमाम प्रकार के सेक्रेटरी से बात करते हैं कि भाई ले लें एक्शन, क्योंकि ये किसी आतंकवादी को मारना नहीं था, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये किसी देश के सुप्रीम लीडर को मारना था। पहले मादुरो को उठाया गया था, ऑप्शन उठाने का होता तो उठा लिया जाता, एक्शन ये लेना कि उसके बाद क्या होगा। जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि खमनेई को चाहने वाले भी अभी बहुत हैं, ऐसे में बाद का क्या होगा यही आज अमेरिका की और इजराइल की चिंता है। भले ही उन्होंने खमनेई को खत्म कर दिया हो, लेकिन उसके विचार अभी
अभी भी जिंदा हैं, ये चिंता है। इस बात के लिए सिचुएशन रूम में ये लोग बैठते हैं। नेतन्याहू को जब ऑर्डर मिल जाता है, रात 2:16 पर ये पूरी तरह से सामने आते हैं और कहते हैं कि साहब हमने और अमेरिका ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया और खेला कर दिया। ये रहे नेतन्याहू साहब, रात 2:30 बजे आते हैं, फुल ऊर्जा के साथ आकर के पूरे दुनिया को संबोधित कर देते हैं, सबसे पहले इजराइल को, कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मारा गया। इजराइल ही ये सारे काम कर रहा था। लगातार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल की तरफ से 2:15 से 2:30 बजे के बीच में बहुत सारे ट्वीट्स आते हैं, दुनिया को सूचना दे दी जाती है। फिर अमेरिका भी उसी समय मैसेज करता है कि जब ट्रंप ने अभी बात करी है यूके से, कुवैत से, टर्की से, राष्ट्रपति बातचीत करने लग रहे हैं, जिन जिन लीडर्स के साथ कहीं गलती हो सकती है उनको बात करने लग रहे हैं। इस बीच में यूके बोलता है कि हमने अपने हवाई जहाज उड़ा दिए हैं साहब, अगर कुछ होगा तो आप बताना, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। इन सबको साथ में लेकर के बात चल रही होती है। फिर रात 3:15 बजे ट्रंप अनाउंस करते हैं कि खमनेई मारा गया। ये पूरा खेला जो हुआ, ये नेतन्याहू के द्वारा किए गए फोन से हुआ। नेतन्याहू ने मरवाया और मरवा करके ट्रंप को सूचित किया कि लीजिए सर, कर दिया है काम, अब आप जनता को बता दो। ट्रंप बाहर आते हैं और कहते हैं कि सुप्रीम लीडर को मारा जा चुका है। ये कैरोलिना लेविट का वो है। हेडलाइन बनती है और तस्वीरें बाहर आती हैं कि खमनेई के घर का ये हाल हुआ, जो पहले इस तरह का था उसको उड़ा करके इस तरह राख कर दिया है। सूचनाओं को इस तरह से प्रेषित किया जाता है कि साहब 30 बम हमने एक साथ मौके पर गिराए और वहां पर 40 ईरानी अधिकारी मौजूद थे, जिसमें इनके खमनेई के बेटी, दामाद, बेटी, नाती, पोते सब शामिल थे। एक साथ सबको साथ खत्म कर दिया है। ट्रंप ने ईरान पर हमला सऊदी अरब कर कहने पर किया, ऐसा वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट भी कर दिया। फिर इनके रक्षा मंत्री बाहर आते हैं और वो पूरे देश को बताते हैं कि हमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। यूएस का सेंटकॉम आता है बाहर निकल के कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमारे को फर्जी दावे किए जा रहे हैं, हमने बढ़िया से अपने काम को अंजाम दिया है। तस्वीरें जारी करके सेंटकॉम बताता है कि हम पूरी तरह से हमले करने गए थे और हमने बढ़िया से हमले किए हैं। ठीक है साहब। साथ ही साथ सेंटकॉम अपने विज्ञापन में भी पीछे नहीं हटता। जो सेंट्रल कमांड है यूएस का, वो कहता है कि हमने भी ईरान वालों की तरह जो वन वे ड्रोन है इनके पास हमले करने के लिए, वैसे ड्रोन का इस्तेमाल किया और हमने ड्रोन खूब चलाए हैं। कुल मिलाकर इन्होंने अपने विज्ञापन में अपनी ताकत भी बता दी। दुनिया के सामने सारी चीजें निकल कर आती हैं। यूके साथ में आ जाता है, कहता है कि साहब हम तैयार हैं, सब चिंता बना रहो, हम आपके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार से सारी चीजें होती हैं। ट्रंप से जब पूछा गया कि सर अगला लीडर कौन होगा, क्योंकि अब ईरान के लिए बड़ा संकट यह है ना कि आगे ईरान का क्या होगा। लिबरल्स जो जनता ट्रंप को चाहती है वो अपना नेता चुनेगी, या फिर वो लोग जो कट्टरपंथी हैं वो अपना नेता चुनेंगे। क्या अब यहां पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी या सब कुछ सही हो जाएगा? क्या युद्ध स्थिति खत्म हो जाएगी? क्या पर्शियन गल्फ में शांति हो जाएगी? तमाम प्रश्न अभी जिंदा हैं। ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अगला लीडर तैयार है बनाने के लिए। लोग कयास लगा रहे हैं रजा पहलवी पर, हो सकता है ट्रंप अभी उस पर दाव ना खेलें, वो अपनी तरफ से वहीं पे किसी आदमी को उठाएं, और विशेष रूप से हो सकता है किसी महिला को उठाएं और उठा करके उसको लीडर बना दें कि तुम लीडर बनो, ताकि वो एक बड़ा सिंबॉलिक चेंज दिखाई दे। ठीक है साहब। ट्रंप अब इसके बाद बोल रहे हैं कि अब ईरान से समझौता करना आसान होगा। यह तर्क इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ईरान के अंदर खमनेई ही थे जो अमेरिका को ईरान के साथ समझौता नहीं करने दे रहे थे। हमने अपनी सबसे बड़ी बाधा को हटा दिया है। कुल मिलाकर जैसे ये खबरें बाहर आती हैं, इसके बाद रात पर लगातार कतर के अंदर ये सब चीजें चलती रहती हैं। कतर ने सब तरह से मना किया और ये सारी चीजें निकल कर आई। अब बड़ा सवाल जो यहां से बच के रह गया है वो ये कि क्या अब सब सही हो गया है? खमनेई के मरने के बाद ये रास्ते खुल जाएंगे? क्या फ्लाइट उड़ने लग जाएंगी? या क्या आगे होगा? क्या ईरान रिटेलिएशन में न्यूक्लियर बम चला देगा? अगर बना लिया है तो वो क्या वो करेगा? या जो भी बातें हैं अब वो यहां से आगे कयासों में है। उनके लिए लगातार मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। आप इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब में कोई खर्चा नहीं आता, आप तक सूचनाएं तुरंत पहुंच जाती हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साहब। इसके साथ साथ खमनेई की मौत के बाद अब उनके बेटे के नाम के ऊपर बात की जा रही है। मुज्तबा खमनेई नाम है, जिन्हें 2024 में ही उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दिया गया था। हो सकता है कि उन्हें अब यहां का सुप्रीम लीडर बनाया जाए। तमाम भारतीय जो मिडिल ईस्ट में है बड़े चिंतित हैं और इसके लिए भारत सरकार लगातार सभी देशों के साथ संपर्क में है और अपने लोगों के साथ उनकी खुशामदीद की बात कर रही है। आज का दिन समस्त भारतीयों के लिए बड़ा अलग तरीके से खुशी का दिन भी है, और वो तब जब मिडिल ईस्ट में इतनी तरह से आग लगी हो और 200 मिलियन से अधिक मुसलमान रखने वाला भारत अपने देश में शांति की सांसें ले रहा हो। आज बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पर मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं कि जहां गल्फ कंट्रीज कंप्लीट, अगर मिडिल ईस्ट के अंदर जीसीसी कंट्रीज को मिला लिया जाए, सऊदी, कुवैत, बहरीन, यूएई, इन सबको मिला लिया जाए, तो मुश्किल से 6 करोड़ लोग रहते हैं और भारत में 20 से 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं। इसके बावजूद भारत में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता नहीं। भारत किसी प्रकार से ना ईरान के निशाने पर ना अमेरिका के निशाने पर बैठा। वहीं दूसरी तरफ ये लोग जो कि थोड़े से मुट्ठी भर लोगों को रखते हैं, ईरान ने बदले की कार्रवाई भी इन देशों के ऊपर की। इससे पता चलता है कि इंडिया ने अपने आप को कितना रॉक सॉलिड दुनिया के अंदर रखा हुआ है। इस संदेश को इस तरह से लिया जा रहा है और भारत सरकार इस स्थिति में भी ईरान के साथ भी संवाद में है तो मिडिल ईस्ट के साथ संवाद में है। इससे भारत की विदेश नीति की बड़ी तारीफ हो रही है। साथ ही साथ बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जिनके आंसर तलाशे जा रहे हैं। पुतिन कब मुंह खोलेंगे या फिर अगला नंबर पुतिन का? ये सारे सवाल अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। इन लोगों ने मादुरो को मरवा दिया, खमनेई चले गए, ये कब आगे आएंगे? आएंगे भी या नहीं आएंगे? क्या ये भी डर कर अंदर तो नहीं चले गए हैं? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ सेशंस में मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हां, जिन लोगों ने कल ट्रांजैक्शन फेल होने के कारण कोर्स नहीं परचेज किया या किसी कारण से आप लोग अटक गए थे, उनके लिए मैंने आज भी ये ऑप्शन ओपन करके रखा है।